नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे आसपास कई बार ऐसी दिलचस्प बातें होती हैं कि हम उन्हें भूल चुके होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को याद करना बेहद ज़रूरी होता है। मसलन आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे कुछ जानकारी बांट रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। वो विषय है, शायद आप भूल चुके होंगे, हो सकता है कि ना भी जानते हों आप में से बहुत सारे लोग, कि हमारे भारत का जो संविधान है ये हाथ से लिखा गया था। ये बहुत बड़ी एक बात है जिस तथ्य का दिलचस्प तथ्य है, और मैं समझता हूँ कि सबको जानना चाहिए कि ये कैलियोग्राफी जो होती है, कैलियोग्राफी आप समझते हैं, आम ज़बान में हम कहते हैं खुशखत, हिंदी में संस्कृत में श्रुति लेख के नाम से, आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि खूबसूरत जिसकी इबारत हो, उसे कैलियोग्राफी की शक्ल में दिया जाता है और कलात्मक ढंग से जो लिखा गया हो। अब कैलियोग्राफी मित्रों अपने आप में एक विषय है। ये मानकर चलिए, ये अभ्यास भी मांगता है, और अभ्यास के साथ साथ इसमें तकनीक भी होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि खूबसूरती से लिखे जाओ, बल्कि उसमें बहुत सारी कलात्मकता, शब्दों की जान डालनी पड़ती है शब्दों में। और इसके बाकायदा डिप्लोमास भी होते थे। अब आजकल पता नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी मेरा ख्याल में अब नहीं हैं, लेकिन एक वक्त पे कैलियोग्राफी एक आर्ट, एक फ़न, एक कला के रूप में इसको मान्यता थी। और मित्रों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसको जो हाथ से लिखने वाला शख्स था, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इस नाम से उनकी पहचान बनी हुई थी। मैं फिर नाम बोल देता हूँ ताकि याद रह जाए, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ये दिल्ली के ही निवासी थे, और एक्चुअली ये था कि इनके दादा को कैलियोग्राफी का बहुत शौक़ था। कैलियोग्राफी एक वक्त में प्रिंटिंग के भी काम आती थी, जब ये उर्दू में या इवन हिंदी में भी बहुत सारी हस्तलिपियाँ जो हैं वो हमारी कैलियोग्राफी का एक अजब नमूना हमें देती हैं। और उर्दू में तो ये काम होता ही कैलियोग्राफी के ज़रिए था शुरुआती दौर में, जिसे आप कातिब भी कह लेते हैं, कताबत भी कह लेते हैं इस शैली को। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण शैली मानी जाती थी, ये कला मानी जाती रही है। अब ऐसा नहीं है कि प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा सिर्फ यही काम करते थे। अच्छे पढ़े लिखे थे, और अच्छे पढ़े लिखे से मेरी मुराद है कि वो पर्शियन के स्कॉलर के तौर पर भी उनकी पहचान थी। और इसके अलावा अंग्रेज़ी में भी उनका जो ज्ञान था अंग्रेज़ी साहित्य का, वो भी अद्भुत माना जाता था। दिल्ली के प्रख्यात सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। उस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने का मतलब होता है कि आम ऐरा गैरा कोई व्यक्ति, वो मेरे जैसा, वहाँ घुस भी नहीं सकता, और मतलब पढ़ने के लिए एक उच्च स्तर का संस्थान उसको माना जाता है। और वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद इन्होंने साथ साथ अपना जो कैलियोग्राफी की जो प्रैक्टिस, जो इन्होंने दादा ने फ़न दिया था, वो साथ साथ करते रहते थे। वो एक इनका शौक़ था उस वक्त तक। और उसमें जो टेक्निक होती थी, तकनीकी बातें होती थी, उनके बारे में भी अपनी जानकारी में अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सूत्रों के अनुसार, अलग अलग रेफरेंसेस, संदर्भ लेकर उन चीज़ों को भी ये आत्मसात कर लिया करते थे, जहन में कहीं रख लिया करते थे कि ये चीज़ ऐसे होगी। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी एक ख्याति इस रूप में बन गई कि ये सबसे बढ़िया अगर कोई हैंड राइटिंग है तो वो इसी शख्स का है। देश में उस वक्त की तब ये एक परिचित सी, उनके बारे में एक परिचय एक बन गया था, एक इंट्रोडक्शन ही ये होने लगी थी कि ये बहुत बड़े कैलियोग्राफर हैं और ये कमाल करते हैं। जब लिखते हैं तो वो कहते हैं ना, वो पुराने वक्त में कहते हैं सोना पे रो देते हैं, और ये कर देते हैं, और चांदी पे रो देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी खूबसूरत मानी जाती थी। अब उस वक्त क्या हुआ कि जब हमारे देश का संविधान मित्रों तैयार हुआ, तो संविधान हमारे देश का छोटा मोटा दस्तावेज़ नहीं है। 251 पृष्ठों में ये फैला हुआ है, 251 पृष्ठों में। और इसका कुल जो वज़न है, एक जो मूल प्रति है उसका वज़न 3 किलो 650 ग्राम, 3 केजी 650 ग्राम ये उसका पहली प्रति का वज़न है। और ये जो मूल प्रति है वो 22 इंच लंबी है, 22 इंच लंबी।
और 16 इंच चौड़ी। और अब ये इस समय जो मूल प्रति है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, वो दिल्ली के हमारे संसद भवन की लाइब्रेरी में बड़ी सजा कर रखी गई है, ताकि एक दुर्लभ एक वस्तु है जिसे लोग देख सकें। और बाद में इसकी कुछ एक प्रतियां प्रिंट भी करवाई गई, वो बात अलग है, लेकिन जो मूल रूप से हाथ से लिखी गई बात थी, और इसका आग्रह किसने किया था? पंडित नेहरू ने स्वयं। पंडित नेहरू ने स्वयं प्रेम बिहारी नारायण को बुलाया कि रायज़ादा, हम आपसे ये जो इसकी पहली जो प्रति है उसको कैलियोग्राफी के ज़रिए प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके माध्यम से, और आप खुल के बात कीजिए कि आप क्या लेंगे। तो प्रेम बिहारी नारायण ने कहा, जी एक पैसा भी नहीं लूँगा, और वो इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये काम एक ऐसा मुक़द्दस काम मैं मानता हूँ, पवित्र काम मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा काम आप मुझसे करवा रहे हैं, मेरी लेकिन 2-3 शर्तें मेरी ज़रूर हैं, उन्हें स्वीकार कीजिएगा। एक तो यह कि लिखने के लिए जो निब नुब चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसकी मुझे कमी नहीं आनी चाहिए। और दूसरी यह है कि मुझे एकांत इसमें रहने की जगह चाहिए जहाँ बैठकर मैं सिर्फ ये काम करूँ पूरे ध्यान से, क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है, देश की धरोहर है, इसलिए मैं इसमें कोई कोताही नहीं करना चाहता। और तीसरा ये है क्योंकि ये हैंड रिटन है, तो मुझे इस बात की अनुमति दी जाए कि हर पृष्ठ के नीचे मैं अपना नाम दे सकूं और अपने दादा का नाम दे सकूं। नेहरू मुस्कुराए, खुश हुए, प्रसन्न हुए उसकी सादगी पे, और उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारी शर्तें कबूल हैं, और तुम्हारी ये शर्त भी कबूल है कि तुम एक पैसा नहीं लोगे। अगर नहीं लेते तो भाई सम्मान तुम्हारा ही है, देश का सम्मान है। और मित्रों, पंडित जी ने जब बड़ा प्रसन्न भाव से उनको अनुमति दी इस बात की, उनकी शर्तें मान ली, तो उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण ने ये बात जोड़ दी कि पंडित जी, वस्तु स्थिति ये है कि मैं कोई कृपा नहीं कर रहा, न देश पर न आप पर। ये मेरा एक कलाकार होने के नाते मेरा शौक़ तो है ही, मेरी एक समर्पित भाव मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ दूसरा ये भी है कि ईश्वर की दया से मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे सब कुछ वो मिला है जो मैंने ईश्वर से मांगा है। इसलिए आप ये बात दोबारा मुझसे कभी ना करें कि मैं क्या लूँगा, देश के लिए क्या लेना होता है। आपने क्या लिया देश के लिए? शब्द भी उन्होंने जोड़ा था कि आपने देश की सेवा की है ना, तो आपने सेवा का मुआवजा तो नहीं मांगा। तो ये भी एक देश सेवा का मामला है, इसलिए इस मुआवजे का सवाल ही नहीं है। और मित्रों, मैंने आपको पहले बताया कि उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू किया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली बैठ के इनको अलग आवास दिया गया, एकांत में जगह दी गई, पूरी सामग्री मुहैया कराई गई, स्टाफ दिया गया। लेकिन उसके बाद ये था कि पंडित जी के मन में भी था और इनके मन में भी था कि ये थोड़ा सा इसको कलात्मक रूप भी देना है। जिन पृष्ठों पर ये कैलियोग्राफी से लिखेंगे संविधान को, उसकी मूल भाषा को, इबारत को लिखेंगे, तो कम से कम यह है कि वो पृष्ठ भी कलात्मक होने चाहिए। और उसके लिए मित्रों, विशेष रूप से पंडित नेहरू स्वयं प्रेम बिहारी को साथ लेकर शांति निकेतन गए, और शांति निकेतन में महान कलाकार नंदलाल बोस से बात की गई, उनसे इनका चर्चा कराई गई, और वो अपने आप में उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम है नंदलाल जी का, और उनको लोग एक महान कलाकार के रूप में, महान चित्रकार के रूप में उनका सम्मान करते हैं। तो बाकायदा डिज़ाइनिंग इसकी तैयार की गई हर पृष्ठ की, और ताकि वो जो डिज़ाइंड पृष्ठ हैं या स्पेस जो ये लेंगे, उसके बाहर का डिज़ाइन सारा का सारा वो कलाकार लोग तैयार करेंगे, और उसमें भी विशेष रूप से विषय चुने गए। मेरा मतलब ये है कहने का कि एक ऐसा ये सामान्य डॉक्यूमेंट नहीं है, सामान्य दस्तावेज़ नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी मशक्क़त बड़े स्तर पर हुई है। और इसमें विशेष रूप से उन्होंने, नंदलाल जी ने जो कला विभाग के जो स्टूडेंट्स थे, जो बड़े मेधावी छात्र थे कला के, उनको भी बुलाया, उनको भी बीच में शामिल किया, और उसमें विषय तय किए गए कि इसमें जहाँ जहाँ गैप है वहाँ बड़े खूबसूरत ढंग से इम्पेकेबल शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात इसका कोई सानी नहीं है, लासानी आप कह सकते हैं कि लासानी किस्म से, लासानी प्रभाव से मोहनजोदड़ो का भी जिक्र होगा, मोहनजोदाड़ो भी इसे कहा जाता है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे चित्र उनके बनेंगे, रामायण का भी एक छोटा सा चित्र होगा,
महाभारत का भी ज़िक्र होगा। और इसमें गौतम बुद्धा का जो जीवन, जो कुल जीवन की जो सोपान है, उनका भी छोटा छोटा कलात्मक ढंग से उनका भी चित्रित उनको भी किया जाएगा। और सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो प्रयास किए गए उनका भी उल्लेख होगा, चित्रों के माध्यम से, कलात्मकता के माध्यम से। और इसके बाद विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य का भी जिक्र होगा, उनके 9 रत्नों का दरबार का भी एक चित्र, छोटा सा चित्रात्मक शैली में उनके सब के वर्णन होंगे। और इसी तरह से अकबर के नवरत्नों का और अकबर का भी उल्लेख होगा। और साथ में रानी लक्ष्मीबाई का भी इसमें विशेष रूप से, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम जो प्रथम था उसमें उसकी अनूठी योगदान को पूरा देश नतमस्तक हर वर्ष होता है, उसका ज़िक्र होगा। टीपू सुल्तान का भी ज़िक्र होगा और गांधी जी के आंदोलन का भी चित्रात्मक ढंग से ज़िक्र किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी इसमें ज़िक्र आएगा। और साथ में और जो रूपचित्रा हैं, जितने भी चित्रात्मक शैली में दिए जा सकते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन हो सकता है, वो सारे के सारे इसका अंग बनेंगे। जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगी वहाँ वहाँ ये सारी कथाएं जोड़ी जाएंगी। और मित्रों, ये इतने मेहनत से तैयार किया गया, और इसके लिए हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है। हम लोगों के लिए सतही बात है, लेकिन इसमें विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि 432 पेन होल्डर अलग अलग चाहिए। 432 पेन होल्डर अलग अलग इसके लिए मुहैया कराए गए। और एक विशेष उन दिनों में निब होती थी मित्रों, उसको 303 निब कहते थे, 303। ये उस ब्रांड का नाम था, निब के ब्रांड का। तो ये सारी चीज़ें कलात्मकता को ध्यान में रखते हुए एकत्र की गई, ताकि ये इतना जो मुक़द्दस, इतना पवित्र और इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, ऐतिहासिक, इसकी तैयारी में कहीं कोई कमी ना आए। और इस तरह से 6 महीने का समय कुल लगा इसको लिखने में। आफ्टर ऑल 251 पृष्ठ थे, और किसी पृष्ठ पर किसी भी खामी को, भूल को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और नहीं छूटी, कोई भूल कहीं नहीं पाई गई। और ये जैसे आपको बताया कि 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा जो है, इसी आकार के पृष्ठ थे सारे के सारे। और ये दस्तावेज़ इतना महत्वपूर्ण, जिसको हम बेशक हल्के में लें, लेकिन देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि ऐसी चीज़ें सामने आई। और ये इसका कुछ एक डिज़ाइंस जो हैं वो आपको कोशिश करेंगे कि दे सके, इसकी किसी एक पृष्ठ का, जो प्रथम पृष्ठ का डिज़ाइन प्रयास करेंगे। और मित्रों, इस तरह से ज़िंदगी में बहुत सारी हमारे जीवन में चीज़ें आती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और जिन्हें याद करते रहना चाहिए। याद करते रहने से हमें अपने गौरव का एहसास होता है। शुक्रिया दोस्तों।